हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो चाइना द्वारा एक वीडियो रिलीज़ किया गया है जो कि इनके नए एयरक्राफ्ट कैरियर फुजियान का है, जिसके अंतर्गत एयर ऑपरेशंस को परफॉर्म होता हुआ यहाँ पर हम देख सकते हैं। और जितने भी एयरक्राफ्ट इनसे ऑपरेट होने हैं ये सब यहाँ से टेक ऑफ भी कर रहे हैं और लैंड भी कर रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ पर जो एयरक्राफ्ट का ईमाल सिस्टम है, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्चिंग सिस्टम, उसको टेस्ट किया जा रहा है। और पहली बार इनके 5th जनरेशन J-35B वेरिएंट्स को यहाँ से टेक ऑफ करते हुए देखा जा रहा है और इनके KJ-600 एवैक्स को भी टेक ऑफ करते हुए देखा जा रहा है। बाकी ये लैंड भी करते हैं, इनके विंग्स फोल्ड होते हैं, लिफ्ट पर इनको कैरी किया जाता है, हैंगर में ले जाया जाता है, फिर डेक पर लाया जाता है। तो एक तरीके से जो कैरियर ऑपरेशंस हैं उनको यहाँ पर टेस्ट करने की कोशिश करी जा रही है। और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि चाइना का यहाँ पर जो टेक्नोलॉजिकल अटेम्प्ट है ये क्रूशल है, क्योंकि ईमाल्स के साथ एयरक्राफ्ट कैरियर तो एग्जिस्ट करते हैं। जेराल्ड फोर्ड क्लास के एयरक्राफ्ट कैरियर्स में पहले से ईमाल्स है, पर यहाँ पर जो चीज़ इंटरेस्टिंग है वो ये है कि ये कोई न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है। तो ईमाल्स के लिए जो पावर रिक्वायरमेंट है ये बहुत हाई होती है और बिना न्यूक्लियर पावर के यहाँ पर ईमाल्स को पार किया जा रहा है। तो ये यूनिकनेस चाइना की इनोवेशन पावर को दिखाती है। बेसिकली इन्होंने इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रिकल प्रोपल्शन में महारत हासिल कर ली है, जिसकी टेक्नोलॉजी हम यूके से लेने पर काम कर रहे हैं। तो इसकी वजह से ही कन्वेंशनल पावर के बावजूद एनफ इलेक्ट्रिकल पावर जनरेट होती है, जो कि ईमाल्स को ऑपरेट करने में सहूलियत प्रोवाइड कराती है। तो ये एयरक्राफ्ट कैरियर 85,000 टन क्लास कैटेगरी में आता है और इसकी लंबाई करीबन 316 मीटर की है। साथ में ये 50 के राउंड एयरक्राफ्ट को कैरी कर सकता है, जिसमें इनके 5th जनरेशन J-35 भी हैं, इनके KJ-600 एवैक्स भी हैं, कन्वेंशनल J-15T वेरिएंट्स हैं और हेलीकॉप्टर्स भी हैं। तो ये सिग्निफिकेंट पावर है। और इसके साथ जो खास बात है वो ये हुई है कि इन्होंने अपने 5th जनरेशन J-35B वेरिएंट को भी इससे फ्लाई कराया है। तो ये एक्चुअली फ्यूचर रेडी है। इसके लिए स्पेशली इन्होंने फिक्स्ड विंग एवैक्स KJ-600 को भी डेवलप किया है, जो कि कॉपी है वेस्टर्न E2 हॉकाई का। लेकिन अगर ये वैसे ही काम कर रहा है जैसे कि रिक्वायरमेंट है, तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि ये कॉपी है या इनका ब्रांड न्यू डिजाइन है। तो ये जो चाइनीज अचीवमेंट है ये इसलिए इंप्रेसिव हो जाती है क्योंकि एयरक्राफ्ट कैरियर के मामले में चाइना के पास पास्ट कोई एक्सपीरियंस नहीं था। इन्होंने शुरुआत करी एक सेकेंड हैंड एयरक्राफ्ट कैरियर से, जिसको इन्होंने रिफिट करके इस्तेमाल किया। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं लियोनिंग की। उसके बाद इन्होंने Su-33 पर बेस्ड J-15 प्लेटफॉर्म्स को बनाया इनसे ऑपरेट होने के लिए। फिर उसके बाद इन्होंने खुद का टाइप 002 शैंगडोंग एयरक्राफ्ट कैरियर बनाया, जो कि सोवियत स्कीजम डिजाइन पर ही बेस्ड था। और इवन इन्होंने हेलीकॉप्टर्स बनाए इनसे ऑपरेट होने के लिए, जो कि अमेरिकन ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स पर बेस्ड थे। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं हार्बिन Z-20J और Z-20F की। और अभी अपने टाइप 003 फुजियान एयरक्राफ्ट कैरियर पर है, जो कि फ्लैट टॉप है, ईमाल्स ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकता है। मात्र 13 साल के समय में लियोनिंग 2012 में कमीशन हुआ था। उसके बाद इन्होंने J-15 के भी डिफरेंट वेरिएंट्स बनाए और अभी T वेरिएंट जो है ये कैटापुल्ट असिस्ट लॉन्च होने में सक्षम है और इनके भी डिफरेंट वर्जन्स यहाँ पर बनाए गए हैं। ये मॉडर्न एयरक्राफ्ट है, Su-33 से बहुत ज़्यादा आगे हो चुके हैं। एवियोनिक स्वीट और वेपन पैकेज यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एडवांस है। ये अपने डोमेस्टिक इंजन इसमें यूज़ कर रहे हैं। साथ में इसका इन्होंने डेडिकेटेड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर वर्जन भी बनाया है, जिसे J-15DT कहा जाता है। ये प्लेटफॉर्म भी इनके एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेट होंगे। तो अगर आप पूरा कॉम्बिनेशन देखेंगे जो कि फुजियान के साथ आ रहा है, ये एक्चुअली पैकेज फॉर्म करता है एक इफेक्टिव मॉडर्न एयर पावर का। यहाँ पर हम मॉडर्न एयर पावर का टर्म इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि जितने भी इंग्रेडिएंट्स चाहिए आपको मॉडर्न एयर कॉम्बैट में इफेक्टिव होने के लिए वो यहाँ पर अवेलेबल है। चाहे सिचुएशनल अवेयरनेस के लिए एवैक्स हो, वो भी फिक्स्ड विंग AES से बेस्ड लॉन्ग रेंज स्कैन्स के लिए, चाहे ये हैवी लिफ्टिंग 4.5 जन एयरक्राफ्ट हो जैसा कि J-15 है, जो कि मॉडर्न एवियोनिक्स से और डेटा लिंक से लैस है और लॉन्ग रेंज एयर टू एयर वेपन से भी लैस है। साथ में आपके पास डेडिकेटेड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर प्लेटफॉर्म है, जो कि J-15DT वेरिएंट है, जो कि स्क्वाड जैमर का काम करेगा और हर बैंड की फ्रीक्वेंसी पर काम करने में सक्षम होगा। साथ में आपके पास टिप ऑफ द स्पीयर भी है, जो कि एक स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है, जो कि एनिमी की तरफ स्नीक करके आगे बढ़ेगा और जो 4.5 जन प्लेटफॉर्म्स हैं उनके लिए रास्ता साफ करेगा। तो जब आप पूरा पैकेज देखते हैं फुजियान का, उसको देखकर समझ में आता है कि चाइना ने हर चीज़ की प्लानिंग करी है। वो मॉडर्न कॉम्बैट को समझ रहे हैं और उसके हिसाब से उन्होंने चीज़ें इंप्लीमेंट करी हैं। जो हम सोच रहे थे कि ये हमें फ्यूचर में चाहिए, उन्होंने रियलाइज़ किया कि ये प्रेजेंट रिक्वायरमेंट है और उस लिहाज से उन्होंने काम किया है। और जो प्रोग्रेस हुई है ये बहुत तेज़ी से हुई है। इंडिया में हम किसी चीज़ को प्रिक्योर करने के लिए डिसीजन नहीं बना पाते हैं, 10 साल उसमें निकाल देते हैं, और ये 13 साल में एक सेकेंड हैंड एयरक्राफ्ट कैरियर और कॉपीड एयरक्राफ्ट से खुद के ईमाल्स एयरक्राफ्ट कैरियर और 5th जनरेशन फाइटर प्लेटफॉर्म पर आ गए हैं। और कल ही हम बात कर रहे थे कि इंडियन नेवी ने कैसे LHD प्रिक्योरमेंट में 14 साल बर्बाद किए हैं और अभी भी खाली टेंडर रिलीज किया जा रहा है और अभी उनके प्रिक्योरमेंट में 4 से 6 साल का समय और चला जाएगा। तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमें चाइना से कम्पीट करना चाहिए। उनकी इकोनॉमी जो है वो सपोर्ट करती है
कि वो R&D में और मैन्युफैक्चरिंग में अच्छा खासा पैसा लगा सकें। हमारी इकॉनमी फ़िलहाल सपोर्ट नहीं करती है, लेकिन फिर भी हम जिस स्थिति में हैं उससे बहुत अच्छा कर सकते हैं। हमारे यहाँ इतने प्रोसीजर्स हैं, इतनी लेयर्स हैं और इतने लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं कि आधा समय तो वहीं वेस्ट होता है। हमारे यहाँ सबसे बड़ा इशू है डिसीजन मेकिंग का, और हमें ये समझ लेना चाहिए कि हमारे पास समय अब ज़्यादा है नहीं। तो जब इंडियन नेवी की बात आती है कंपैरिजन में, तो यहाँ पर हम टेट BF की चर्चा कर रहे हैं। टेट BF अभी उसका कुछ अता पता नहीं है। वो एक 4.5 जन एयरक्राफ्ट है, 5th जन भी नहीं है। चाइना द्वारा 5th जन अब डिप्लॉय किए जा रहे हैं। रफाल को हम प्रिक्योर कर रहे हैं एज अ स्टॉप गैप। तो फ्यूचर क्या होगा, अभी तो सवाल यहीं पर अटका पड़ा है। हमें आगे बढ़ना किस डायरेक्शन में है, अभी वही नहीं डिसाइड हुआ है। तो अगर आप रफाल को प्रिक्योर कर रहे हैं और रफाल को इंडिया में मैन्युफैक्चर करेंगे और धीरे धीरे इसको इंडियनाइज करने का प्लान कर रहे हैं, तो हमारे हिसाब से आपको टेट BF के साथ आगे नहीं बढ़ना चाहिए। इसके पीछे रीज़न ये है कि तेजस मार्क 1A और तेजस मार्क 2 के प्रोग्राम से हम ये चीज़ प्रूव कर दे रहे हैं कि हमारे पास कैपेबिलिटी एग्जिस्ट करती है कि हम एडवांस 4.5 जन एयरक्राफ्ट बना सकते हैं। तो फिर से सिमिलर प्रोजेक्ट पर आगे बढ़ने का मतलब है नहीं। अब हमें नेक्स्ट स्टेप की तरफ आगे बढ़ना चाहिए, जहाँ पर AMCA जैसे कि हम डेवलप कर रहे हैं, जो कि एक 5th जनरेशन फाइटर प्लेटफॉर्म होगा, बहुत एम्बिशियस है। हमको नेवी के लिए उस डायरेक्शन में आगे बढ़ना चाहिए। जब 4.5 जन रफाल आपके पास अवेलेबल हैं, तो अब हमें 5th जनरेशन कैरियर बेस्ड प्लेटफॉर्म की तरफ आगे बढ़ना चाहिए, ताकि एक एडेड कैपेबिलिटी यहाँ पर आ पाए। तो कुछ वहाँ पर बेनिफिट होना चाहिए। अगर रफाल की जैसी ही कैपेबिलिटी आपको टेट BF से मिल रही है, तो फिर उस प्लेटफॉर्म को बनाने का मतलब क्या है? खाली विंग फोल्डिंग के लिए आप सिमिलर प्लेटफॉर्म को डिज़ाइन और डेवलप करें, इसका सेंस नहीं बनता है। 5th जनरेशन फाइटर प्लेटफॉर्म आपको एडेड कैपेबिलिटी देगा, जो कि आपके एयर कॉम्बैट रोल में एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करेगा। तो हमारा पर्सनल ओपिनियन ये है कि हमें टेट BF का प्रोग्राम ड्रॉप कर देना चाहिए और आमका के एक नेवल वेरिएंट पर पैरेलल में काम स्टार्ट कर देना चाहिए। और अगर आमका का नेवल वेरिएंट पॉसिबल नहीं है, क्योंकि डिज़ाइन लिमिटेशंस वहाँ पर आ जाती हैं, तो फिर भी हम कैरियर बेस्ड 5th जनरेशन फाइटर प्लेटफॉर्म पर काम कर सकते हैं, जो कि आमका से टेक्नोलॉजी शेयर करेगा, जिसके अंतर्गत हम डेवलपमेंट पीरियड को कम रख सकते हैं। तो ये एक लॉजिकल अप्रोच यहाँ पर नजर आ रही है। और ये बात भी हम यहाँ पर क्लियर कर दें कि अगर हम इस डायरेक्शन में आगे बढ़ते भी हैं, तो ये कोई फ्यूचर प्रूफिंग नहीं होगी, क्योंकि ये कैपेबिलिटी हमें आज चाहिए। बाकी बात रही ईमास एयरक्राफ्ट कैरियर्स की, तो ईमास पर हम पहले से ही काम कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन पर भी हम पहले से काम कर रहे हैं, और इंडियन नेवी आने वाले 10 से 15 सालों में ऐसे एयरक्राफ्ट कैरियर पर काम स्टार्ट कर देगी। और जो हमारा एयरक्राफ्ट कैरियर होगा, ये मोस्ट लाइकली न्यूक्लियर पार्ट होगा, क्योंकि हमारी इकोनॉमी भी ग्रो कर रही है, एक बड़ी इकोनॉमी बन जाएगी फ्यूचर में, और हमारे जो मैरीटाइम इंटरेस्ट हैं वो भी ग्रो कर रहे हैं। तो हमें बड़ी नेवी, बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर्स भी चाहिए होंगे। तो कोई कंपटीशन फिलहाल नहीं है, चाइनीज़ नेवी भी पहले से ज़्यादा ग्रो कर जाएगी, पर फिर भी हमें अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से सफिशिएंटली आर्म्ड होना पड़ेगा, और हमें अपने प्रोजेक्ट्स भी फ्यूचर के हिसाब से चलाने पड़ेंगे। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।